नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। इस विषय के ऊपर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसके अंदर आपको शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस जो इस समय इम्पोज की गई हैं उनका क्या इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, किस वजह से की गई थी और यहाँ पे आगे मार्केट में क्या होने की संभावना है इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों एजेंडा जो है वो आपके सामने आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमें अगर शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एफआईआईज पैसा कैसे कमाते हैं या कैसे बनाते हैं। अगर हमें ये पॉइंट ही नहीं पता तो हमें आगे के किसी भी पॉइंट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों उसके बाद दूसरा जो हमारा आज का एजेंडा है, और ये आपका एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल भी रहता है कि ये शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस क्यों इम्पोज की गई थी मार्च 2020 में सेबी के द्वारा। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब इससे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर या क्या नहीं हो पा रहा। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ, कैलकुलेशन के साथ समझेंगे कि ये जो शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। दोस्तों यहाँ पे चौथा जो एजेंडा पॉइंट है कि यहाँ पे अब एफआईआईज प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे। इसका जो सीधा संबंध है वो पॉइंट नंबर 1 से है। अब जब पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ जाएगा तो आप यहाँ पे ये चौथा जो एजेंडा पॉइंट है ये आपके लिए एक बड़ा सवाल बन जाएगा कि अब एफआईआईज अपना प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कम्युनिटी टैब के ऊपर मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके जो भी सवाल हैं शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन से संबंधित उनको आप पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करूँगा और हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे कम्युनिटी टैब के द्वारा। अब दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये एफआईआईज पैसा कमाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं वो इंडियन मार्केट में पैसा या किसी और मार्केट में, उनका क्या तरीका होता है। देखिए दोस्तों मार्केट यहाँ पे जो है एक हाई और एक लो के बीच में मूव करती है। तो यहाँ पे अगर हम दो लाइनें लगा लें, एक हाई हो गया मार्केट का, एक लो हो गया, यहाँ पे न्यू हाईज भी हो सकते हैं, न्यू लोज भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए हम हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि एक हाई और लो जो है फिक्स्ड है, बड़े प्लेयर्स के माइंड में ये फिक्स्ड है, एफआईआईज के माइंड में ये एक फिक्स्ड है, या उनके माइंड में एक हाई और लो होता है कि कहाँ पे उनको निवेश करना है, कहाँ पे उनको निकल जाना है। तो मान लीजिए इस समय मार्केट जो है लो के आसपास है, तो यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कैश सेगमेंट का सहारा लिया जाता है। तो कैश सेगमेंट के अंदर निवेश किया जाता है और मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको काफ़ी बार पहले भी कह चुका हूँ कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे कैश बेस बाइंग की जाती है। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ लो के नज़दीक है, मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया। तो दोस्तों जब मार्केट जो एक साइकोलॉजिकल हाई के नज़दीक पहुंच जाती है एफआईआईज के हिसाब से, दोस्तों इस चीज़ को हम डेटा पॉइंट से भी अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये कोई थ्योरी नहीं है, यहाँ पे मैं आपको नंबर्स के साथ दिखाऊंगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि कैश पोजीशंस को जो है ऑफलोड किया जाता है, तभी आप यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखते हैं। तो पिछली बार मार्केट का एक 5 महीने के आसपास एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना था जहाँ पे मार्केट एक बहुत नैरो रेंज के अंदर ट्रेड करती रही थी। पिछले साल जो हमने देखा था अक्टूबर से लेके फेब तक, जैन फेब तक मार्केट एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड करती रही थी। तो इसे यहाँ पे कैश पोजीशंस को ऑफलोड किया जाता है। अब होता क्या है कि देखिए एफआईआईज जो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए, कोई यहाँ पे वो चैरिटी के लिए तो है नहीं, यहाँ पे अगर वो पैसा निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे वो पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर उनको एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए होता है। तो यहाँ पे मार्केट का जो मूव होता है वो स्विंग करता है एक लो से हाई और हाई से लो। तो यहाँ पे वो लोग जो है हाई से लो के अंदर भी पैसा बनाना चाहते हैं। तो हाई से लो पैसा बनाने का एक ही तरीका है कैश सेगमेंट। तो यहाँ पे टोटली रूल्ड आउट हो जाती है क्योंकि कैश के अंदर आप सेल नहीं कर सकते या शॉर्ट पोजीशन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एक ही तरीका रहता है जो उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट तरीका है, वो है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशंस को
क्रिएट करना। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था इस साल के शुरुआत में कि शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी शुरू कर दी गई थी इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, और उससे होता क्या है कि यहाँ पे कैश पोजीशंस ऑफलोड कर दी गई, प्रॉफिट बुक कर लिया गया, जो लो से हाई तक मार्केट आई, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई और इन शॉर्ट पोजीशंस की सहायता से मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है और कैश से ऑलरेडी जो है पैसा निकाल लिया जाता है, या कुछ पैसा इस पॉइंट तक जो आपका फॉल होता है उसके 30% पॉइंट तक निकाला जाता है। तो यहाँ पे फिर जो है ये शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया जाता है और ये साइकिल फिर से रिपीट होती है, जहाँ पे फिर से कैश के अंदर बाइंग शुरू की जाएगी, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जाएंगी और ऊपर से नीचे आने के लिए केवल इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट करके ही पैसा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि दोनों तरफ पैसा कमाना ज़रूरी है और इस चीज़ का ध्यान रखिए, FIIs यहाँ पे चैरिटी के लिए नहीं है, वो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं। तो दोनों तरफ अगर पैसा कमाना है, अब मान लीजिए यहाँ से कैश सेगमेंट के अंदर मार्केट को ऊपर लेके जाया गया और यहाँ पे मार्केट जो है एक उनके साइकोलॉजिकल हाई तक पहुँच गई, लेकिन अब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाने दी जा रही या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर, तो अब FIIs के पास क्या इंसेंटिव है मार्केट को नीचे लेके जाने का। और अब उनके पास एक दुविधा भी है, उनके सामने दुविधा ये है कि उनका एक साइकोलॉजिकल अगर पॉइंट जो है रीच हो गया है तो वहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कैसे करें। अगर वो प्रॉफिट बुक कर भी लेते हैं तो वो पैसा अपने पास नहीं रखेंगे। देखिए पैसे की जो सर्कुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो पैसा निकाला जाता है कैश सेगमेंट से या इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करके, वहाँ पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं। तो मनी सर्कुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पैसा निकाल के अब वो अपनी पॉकेट में रख के सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, क्योंकि उस पैसे के ऊपर उनको रिटर्न जनरेट करना है, क्योंकि वो यहाँ पे चैरिटी के लिए नहीं है। तो ये एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है और इस समय भी शायद कुछ इसी तरह की दुविधा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा पर्सनल कंक्लूजन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ऐसी ही कुछ दुविधा है कि यहाँ पे अगर मार्केट, जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अब जैसे कि नीचे जाने के लिए क्लाइंट्स की शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, थोड़ी देर में हम देखेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे लेकिन FIIs के पास क्या इंसेंटिव है और यहाँ पे वो कैश के अंदर बाइंग अभी भी क्यों कर रहे हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिल गई होगी कि FIIs यहाँ पे पैसा कैसे कमाते हैं। और जो प्रोफेशनल अगर आप निवेशक हैं या ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप भी ये जो जानकारी है इसके फ्रेमवर्क के ऊपर आप पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला एजेंडा पॉइंट था कि FIIs पैसा कैसे बनाते हैं, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की रिस्ट्रिक्शंस क्यों इम्पोज की गई थी, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले मैं आपको जो है शॉर्ट सेलिंग की जो हमारी जो रेगुलेटरी मेजर्स अनाउंस किए गए थे, प्रेस रिलीज, उसके ऊपर आना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे जो है मेजर्स थे, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण था वो 3 नंबर का पॉइंट था। ये 20 मार्च को रेगुलेशंस जारी की गई थी और यहाँ पे एक मैक्रो लेवल के ऊपर आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी क्लाइंट, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग मेंबर, प्रॉप डेस्क, FPI, म्यूचुअल फंड या क्लाइंट जो है इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 500 करोड़ से ज़्यादा की शॉर्ट पोजीशंस नहीं ले सकता। ये एक लिमिट है, इसके ऊपर अगर कोई पोजीशन लेनी है तो वो केवल उसके आगे अलग रेगुलेशन थे जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके। लेकिन जो मार्केट को, जैसे कि हमने अभी देखा कि FIIs मार्केट के अंदर नीचे की तरफ जो मूव आता है वहाँ पे पैसा कैसे कमाते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट पोजीशंस वो बनाते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लिमिट है ये फिक्स कर दी गई 500 करोड़ की। अब ये 500 करोड़ की लिमिट किस लिए फिक्स की गई? 20 मार्च को। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उस समय 2 तरह की चर्चाएं चल रही थी। एक कि मार्केट को बंद किया जा सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी अपने एक वीडियो में। यहाँ पे कुछ देशों की मार्केट्स को बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पे मार्केट को बंद करने की बजाय ये जो है शॉर्ट सेलिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और इस रिस्ट्रिक्शन के लगने के बाद ही मार्केट जो है वो स्टेबलाइज हो पाई। इसलिए हमने अपने एक वीडियो के अंदर, जो कि मार्च के एंड में मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब मार्केट 8000 के आसपास थी, कि यहाँ से मार्केट 9200 या 300 तक जा सकती है।
अब दोस्तों यहाँ पे अब मार्केट को जब नीचे लेके जाया जा रहा था तो ये शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन किस लिए लगाई गई, उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो दर्शक इस चैनल के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं वो इस डिस्कशन से कोरिलेट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था कि FIIs के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। पिछले साल 2019 के अंदर आप देखेंगे कि उनके साथ एक जुलाई, अगस्त, सितंबर इस पीरियड के दौरान एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इसकी चर्चा हमने अपने चैनल पे उस समय भी की थी, लेकिन मैं आपको उसके बारे में एक ब्रीफली बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि FIIs जो पैसा बनाते हैं उनके लिए अगर मार्केट नीचे जाने वाली है, या तो वो मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं या कोई और मार्केट को नीचे लेके जा रहा है, तो उनके लिए इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशंस बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे पिछले साल हुआ क्या कि यहाँ पे आप जो ये पीरियड देख सकते हैं 5-6 जुलाई के आसपास अपनी स्क्रीन के ऊपर, 5 जुलाई के आसपास, उसके बाद मार्केट लगभग 1100 पॉइंट नीचे आई थी। अब दोस्तों यहाँ पे जब मार्केट ने नीचे आना शुरू किया तो ये जो है FIIs के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो ये वाला मूव वो नहीं ड्राइव कर रहे थे। नॉर्मली जो अप मूव है, डाउन मूव है, वो FIIs ड्राइव करते हैं, लेकिन ये वाला मूव वो ड्राइव नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब मार्केट नीचे आनी शुरू हुई, अगर आप इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे जब मार्केट ने नीचे आना शुरू हुआ 5-6 जुलाई के बाद, उस समय दोस्तों जो आपकी लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो थी वो 50% के आसपास थी। मतलब यहाँ पे FIIs को कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन जब मार्केट ने नीचे जाना शुरू किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो जो है कम होनी शुरू हुई। मतलब उन्होंने क्या किया कि अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया, जैसे कि आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया और शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली। लॉन्ग पोजीशंस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% हो गई थी। यहाँ पे 7 जुलाई को लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो 25% थी और आपकी जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो आपकी लगभग दुगनी से ज़्यादा हो चुकी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो तब तक मार्केट दोस्तों लगभग 1100 पॉइंट के आसपास नीचे आ चुकी थी। तो यहाँ पे जो है मार्केट नीचे आ रही थी, तो FIIs ने शॉर्ट पोजीशंस बनानी शुरू करी इसी अंदेशे में, इसी एक्सपेक्टेशन में कि यहाँ पे मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगी, एक बड़ी गिरावट होगी यहाँ पे और हम यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे जो आपका कैश सेगमेंट का डेटा भी अगर आप 2019 का देखेंगे तो यहाँ पे FIIs जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। उसके लिए आप देखेंगे कि जुलाई अगस्त में उन्होंने कैश सेगमेंट में भी सेलिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मूव उनके द्वारा ड्राइव नहीं किया गया था, ये जो 1100 पॉइंट नीचे का मूव था। लेकिन इनको ये लगा कि यहाँ पे जो है जो ये नीचे का मूव है ये काफ़ी नीचे तक जा सकता है। उसके अपने कारण हैं जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि FIIs के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया और यहाँ पे मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ जो है लेके चले गए दूसरे प्लेयर्स और यहाँ पे FIIs को एक बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इनफैक्ट उन्होंने कई बार यहाँ कोशिश करी मार्केट को नीचे लेके जाने की। अगर आप यहाँ लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी जो जिसको कह लीजिए उम्मीद नहीं खोई थी, सितंबर में भी उनकी लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो जो है वो जो आप कह सकते हैं कि 25% से कम थी। लेकिन उनको शायद कहीं पे लग रहा था कि ऐसा शायद ना हो। बीच में एक समय आपकी जो शॉर्ट पोजीशंस हैं 2.6 लाख तक चली गई थी और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इस नंबर का भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि इनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया FIIs के साथ और इनको एक जिसको कह लीजिए कि एक बहुत तगड़ा झटका लगा है इनको, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसके बाद मार्केट के अंदर जो शॉर्ट कवरिंग, जो शॉर्ट पोजीशन बनाई गई थी FIIs के द्वारा, उन्होंने कवर करना शुरू किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी शॉर्ट कवरिंग हुई और शॉर्ट कवरिंग के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ चली गई। तो दोस्तों इस समय जो FIIs थे कुछ इस पॉइंट के आसपास, जब हम पिछले साल के अंत में या इस साल की शुरुआत में थे, तो FIIs जो है काफ़ी ज़्यादा घायल शेयर थे इस समय और उनको अपना जो ये पीछे का ये जो मूव था जिसके अंदर उनको एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उसको रिकवर करना था। अब उसको रिकवर करने के लिए इससे एक बहुत बड़ा जो है
फॉल लेके आना था, तभी वो अपना जो ये नुकसान है इसको रिकवर करना था, इसके अंदर जो प्रॉफिट होना चाहिए था उसको रिकवर करना था। तो उसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी करनी शुरू करी। नवंबर के अंदर मैंने एक ट्वीट किया था कि 2008 की याद आ रही है, तो बेसिकली वही तैयारी जो यहाँ पे की जा रही थी वो ट्वीट उसी का ही एक हिस्सा था। तो दोस्तों अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो ये फिर से एक तैयारी शुरू की गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी चर्चा हमने की थी जनवरी के अंत से यहाँ पे लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो जो है वो फिर से 25% से काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ चली गई और ये कंसिस्टेंटली लगभग पूरे महीने, फेब के पूरे महीने ये 30% के नीचे थी। और यहाँ पे जो है शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई। देखिए शॉर्ट या तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जाती है, लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हमने चर्चा की थोड़ी देर पहले कि एफआईआईज पैसा कैसे कमाते हैं, तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस जो क्रिएट की गई उसकी सहायता से यहाँ पे पैसा कमाया गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो 20 मार्च को, देखिए हर चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, कोरिलेट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे हो क्या रहा था कि ये पोजीशंस जो हैं शॉर्ट पोजीशंस, जब मार्केट ने गिरना शुरू किया उसके बाद शॉर्ट पोजीशंस कम नहीं हुई। यहाँ पे आप देखेंगे कि शॉर्ट पोजीशंस इनफैक्ट यहाँ पे 11-12 मार्च को इंक्रीज की गई शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बढ़ाई जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये शॉर्ट पोजीशंस और ज़्यादा इंक्रीज होंगी। तो दोस्तों ये शॉर्ट पोजीशंस और ज़्यादा इंक्रीज ना हो, मार्केट और ज़्यादा नीचे ना जाए, यहाँ पे 20 मार्च को जो है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और शायद ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड था एफआईआईज को, इसलिए उन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उनको क्लोज करना शुरू कर दिया और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिली। इसलिए जब 8000 के नज़दीक थी मार्केट, उस समय जो वीडियो मैंने पब्लिक भी किया था तो यहाँ पे इसी डेटा पॉइंट के बेसिस पे था कि यहाँ पे जो ये शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया जाएगा और इन शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया गया और इसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। लेकिन एफआईआईज फिर भी अपनी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले उतना पैसा नहीं कमा पाए क्योंकि उनको अपने पिछले लॉस को भी रिकवर करना था। तो यहाँ पे अगर ये शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा सकती थी। तो ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड की गई थी मार्केट को, जिससे मार्केट संभल गई। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको पहले 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस किस लिए इम्पोज की गई और यहाँ पे एफआईआईज पैसा कैसे कमाते हैं, और ये दोनों बातें अब तक आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। लेकिन दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने अपने YouTube मेंबर्स के साथ एक डेटा पॉइंट शेयर किया था, वो आपको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। हमें जो नॉर्मली रिटेल निवेशक है वो ये देखता है कितना पैसा डाला गया, कितना पैसा एफआईआईज ने इस साल डाला, तो ये सारे डेटा पॉइंट्स इतने रेलेवेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि निफ्टी की जो जर्नी है उसके अंदर एफआईआईज ने कितना पैसा, कितने पॉइंट से कितने पॉइंट तक कितना पैसा उन्होंने डाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8000 से 9000 तक इनफैक्ट वो लोग अभी भी अपना पैसा निकाल रहे थे क्योंकि शॉर्ट सेलिंग मतलब उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर की जो पोजीशंस हैं शॉर्ट पोजीशंस उनको तो क्लोज करना शुरू किया, लेकिन वो जो कैश की पोजीशंस के अंदर वो अपनी पूरी सेलिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि वो मार्केट जो इतनी तेजी से नीचे की तरफ आई थी। तो लेकिन उनको ये भी उम्मीद थी कि ये शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस एक जो है लिमिटेड अवधि के लिए लगभग 1 महीने के लिए लगाई गई हैं तो अगले महीने उठा ली जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि ये शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस एक्सटेंड होती गई, इसकी आगे की डेट लगती गई और इस बार जो ये शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन का जो सर्कुलर आया है सेबी का, इसमें तो साफ तौर पे लिखा है कि टिल फर्दर डायरेक्शंस, मतलब टिल फर्दर नोटिस या टिल फर्दर डायरेक्शंस, मतलब कि जब तक अगला कोई नोटिस नहीं आता ये शॉर्ट सेलिंग की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे जारी रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि जो इनकी जर्नी रही बेसिकली वो जर्नी
कैसी रही, तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पे जो है ये मूव उनके लिए एक सरप्राइजिंग मूव था। तो यहाँ पे जब मार्केट 9 से 10,000 के बीच में थी, वहाँ लगभग 25,000 करोड़ डाले गए, जो कि एक इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपको अपने वीडियोस में कह रहा था, और इनफैक्ट ये मैं नहीं कह रहा था, आपके साथ मैंने कई ऐसे मीडिया के डेटा पॉइंट्स भी शेयर किए कि बड़े प्लेयर्स ने इस रैली को मिस किया और FIIs ने इस रैली को लेट ज्वाइन किया। तो यहाँ पे 11 से 12,000 के बीच में उनकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, और 12 से 13,000 के बीच में 46,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये शॉर्ट सेलिंग, मतलब ये डेटा हमें एक चीज़ क्लैरिफाई करता है कि ये जो शॉर्ट सेलिंग की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये इतनी लंबी चलेंगी, शायद ऐसा अंदाज़ा या अंदेशा FIIs को भी नहीं था। और इनफैक्ट एक और मैंने डेटा पॉइंट कुछ दिन पहले आपके साथ ट्विटर पे भी शेयर किया था कि जो आपकी लगभग 5,000 पॉइंट्स की रैली हुई 7,500 से 12,500 तक, उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन था वो 5,000 पॉइंट का, लगभग 5,000 पॉइंट का 4800 पॉइंट्स थे जहाँ तक मुझे याद है, वो केवल टॉप 5 शेयर्स के थे। तो वो ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने अपनी रैली को ज्वाइन किया लेट 11,000 से 12,000 के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पे अब भाई कैश के अंदर तो उन्होंने पैसा डालना शुरू कर दिया, मार्केट ऊपर की तरफ भी आ गई, लेकिन अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन से क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस नहीं ली जा रही, तो उससे क्या हो सकता है, या कितनी पोजीशंस ली जा सकती हैं, कितनी पोजीशंस ऑलमोस्ट चाहिए होती हैं मार्केट को मूव करने के लिए। तो ये सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हमेशा ज़रूरी होती है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पे जाने से पहले मैं आपके साथ एक और डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एक्चुअली टेबल है, जो बताता है कि जो परसेंटेज शेयर है टॉप एंड सिक्योरिटीज़ या मेंबर्स का टर्नओवर के अंदर उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली इसको रीड करने का तरीका है, यहाँ पे जैसे टॉप एंड सिक्योरिटीज है, तो ये सिक्योरिटीज है, टॉप 5 सिक्योरिटीज टर्नओवर के अंदर 17% कंट्रीब्यूट करती हैं, टॉप 10 सिक्योरिटीज 28%, टॉप जो 25 सिक्योरिटीज हैं वो 49% टर्नओवर में कंट्रीब्यूट करती हैं, टॉप 50 जो है 65%, और टॉप 100 जो सिक्योरिटीज है वो लगभग 82% उनका कंट्रीब्यूशन है। उसी तरीके से दोस्तों जो आपके टॉप एन मेंबर्स हैं वो कितना परसेंट टर्नओवर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये नंबर्स आप याद रखिएगा, 5, 10, 25, 50 और 100। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो टॉप 5 मेंबर्स हैं वो 31% टर्नओवर कंट्रीब्यूट करते हैं, टॉप 10% जो है वो 45%, टॉप 25% 65% टर्नओवर को कंट्रोल करते हैं, और टॉप जो 50 मेंबर्स हैं वो 80% टर्नओवर को कंट्रोल करते हैं, टॉप 100 मेंबर्स जो है वो 90% मार्केट के टर्नओवर को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों मार्केट का जो कंट्रोल है वो केवल लिमिटेड हाथों में है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी कि अगर आप पिछले देखें 20-25 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें निफ्टी का, तो अगर हम यहाँ पे केवल मान के चलें कि जो आपके टॉप 25 मेंबर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन टर्नओवर में इस समय 65% है, लेकिन दोस्तों जब मार्केट की शुरुआत हुई थी उस समय ये कंट्रीब्यूशन केवल 19-20% था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये आपका कंसंट्रेशन है ये पिछले 20-25 सालों में बड़े प्लेयर्स के तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए मार्केट जो है और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो रही है। यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं कि जो टॉप आपके 100 मेंबर्स थे वो केवल 44%, 46% टर्नओवर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट को कौन मूव करेगा, मार्केट वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल्स को फॉलो करती है। लेकिन काफ़ी आश्चर्य करने वाली बात है कि ऑलमोस्ट 3 गुना जो है यहाँ पे टर्नओवर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज शेयर है, वो बढ़ गया है टॉप 25 मेंबर्स का, जो कि 20% से आज की डेट में 65% हो गया है। तो लगभग 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। अब दोस्तों प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पे चलते हैं। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए यहाँ पे जो
पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, इस समय कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं, ये डेटा जो है रीसेंट डेटा है। तो लगभग 2,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है इस समय। और यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके क्लाइंट्स हैं वो शॉर्ट पोजीशन में है, उनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो गिरेगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 1,34,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन क्या क्लाइंट्स इतनी आसानी से पैसा कमा पाएंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ कैलकुलेशंस शेयर करना चाहूँगा। एक रफ कैलकुलेशंस हैं, हर किसी का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन किस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए वो जो है वो मैं आपको यहाँ एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपको पता लगेगी शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन की। अब दोस्तों यहाँ पे जो लिमिट है पर मेंबर 500 करोड़ की है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 500 करोड़ जो है एक मेंबर जो है 500 करोड़ की शॉर्ट सेलिंग पोजीशंस ले सकता है। अब जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो 65% टर्नओवर में कंट्रीब्यूट करते हैं, लगभग 25 हैं, 25 के आसपास मेंबर्स, 65%, ये लोग जो है इनके पास इतना पैसा है, इतना सामर्थ्य है, इतना इनके पास जिसको कह लीजिए पावर है कि ये 500 करोड़ तक की शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और इन 25 में से हम अगर एक मान के चलें FIIs जो हैं 10 हो सकते हैं, मैं आगे 20 का भी एग्जांपल लूँगा, लेकिन अभी मान के चलते हैं 10 हैं। तो एक मार्जिन कितना चाहिए फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने के लिए? 9.75 लाख। तो ये कैलकुलेशन कैसे आया वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्जिन का इस्तेमाल नहीं होता, पूरा मार्जिन अगर एक निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करने में जाता है या बाय करने में जाता है वो 9.75 लाख है। 13,000, जैसे निफ्टी जब 13,000 पे था तो 75 से मल्टीप्लाई करके 9,75,000। अब दोस्तों अगर एक मेंबर अगर अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरे 500 करोड़ जो है शॉर्ट करने में लगा देता है, तो वो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे शॉर्ट कर पाएगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5,128 कॉन्ट्रैक्ट्स वो शॉर्ट कर पाएगा। अगर एक मेंबर पूरी, मतलब जिसको कह लीजिए, माफ़ कीजिए यहाँ पे शायद एक दूसरा प्रेस हो गया, ठीक है, माफ कीजिए यहाँ पे, तो 5,128 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट कर पाएगा। 9.75 लाख एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने में लगेंगे, 500 करोड़ की लिमिट है, 5,128 कॉन्ट्रैक्ट वो सेल कर पाएगा। अगर मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि 25 में से 10 जो हैं FIIs हैं, तो वो केवल 51,282 कॉन्ट्रैक्ट ही शॉर्ट कर पाएंगे। और दोस्तों अगर मान लीजिए मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं कि 25 में से यहाँ 20 FIIs हैं और वो सब के सब जो है यहाँ पे बेयरिश हो जाते हैं मार्केट के प्रति, तब भी वो लगभग 1 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स ही शॉर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखें, जो हिस्टोरिकल डेटा देखें बहुत पुराना, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया भी आपको, यहाँ पे दोस्तों मार्केट को मूव करने के लिए किसी एक क्लाइंट टाइप के अंदर आपके मिनिमम नंबर ऑफ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं कम से कम 2.5 लाख होने चाहिए। 2.5 लाख अगर कोई बड़ा एक क्लाइंट टाइप इनमें से 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करता है, तभी मार्केट को वहां पे नीचे की तरफ हिलाया जा सकता है। इस समय जो नज़दीक दिखाई दे रहा है वो क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्लाइंट्स कितना इस नंबर को और ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इसलिए क्लाइंट्स क्योंकि यहाँ पे बियरिश है मार्केट के प्रति, तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि 13,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है मार्केट को। लेकिन दोस्तों अगर आप हिस्टोरिकली देखें, कुछ समय ये डेटा 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का भी होता है। फेब के अंदर जो आपके नंबर ऑफ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो 2,90,000 के आसपास हो गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एवरेज नंबर लिया है, तो मेरे हिसाब से 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स किसी एक बड़े खिलाड़ी को चाहिए यहाँ पे मार्केट को हिलाने के लिए। तो हिलाना मतलब उसको मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। वो 2,90,000 मैंने कोई पहले का एग्जाम्पल देखा होगा, फेब के अंदर जो थे हमारे उसके अंदर टोटल ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कम थे, तो यहाँ 2 लाख का नंबर क्रॉस किया था। तो वो 2,90,000 मैंने पहले का कोई एक नंबर देखा होगा, वो मेरे माइंड में था, जो कि एक हाईएस्ट 2,92,000 मैंने एक हाईएस्ट नंबर एक हिस्टोरिकल डेटा में देखा था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए 20 के 20 सभी टॉप 20, अगर 25 में से 20 FIIs सभी शॉर्ट हो जाते हैं मार्केट में, पूरा पैसा अपनी पूरी तिजोरी खोल लेते हैं, 500
800 करोड़ की, तब भी वो यहाँ पे जो है मार्केट को नीचे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उनके जो नंबर ऑफ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो लाख के आसपास होंगे। अभी जो एग्जिस्टिंग नंबर है वो 25,000 के आसपास है, उसमें लाख और जोड़ दीजिए, 1,25,000 हो जाएगा, तो वही कम से कम 2 लाख तो चाहिए यहाँ पे। तो 2 लाख 2.5 लाख तक तो चाहिए नंबर्स यहाँ पे, तभी हम कह सकते हैं कि मार्केट को नीचे लेके जाया जा सकता है। तो दोस्तों अब क्योंकि एफआईआईज को समझ में आ गया है कि उनके पास अभी इतना सामर्थ्य नहीं है, या अभी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो मार्केट को नीचे नहीं लेके जा सकते, इसलिए उन्होंने रैली के अंदर लेट ज्वाइन किया और मार्केट को उसके बाद मतलब 11,000 के आसपास उन्होंने मार्केट की जो रैली है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको शॉर्ट सेलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अब समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी समझ में आ गई होंगी। तो अब आपके मन में स्वाभाविक सा एक चौथे नंबर का जो एजेंडा है वो सवाल उठ रहा होगा कि अब यहाँ पे एफआईआईज प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुविधा है कि पोजीशंस कैश सेगमेंट में बनाई गई हैं, जो आपकी शॉर्ट साइड के ऊपर जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब एक्सट्रीम पे पहुँच जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक रिवर्सल का संकेत होता है। वो रिवर्सल इसलिए होता है, उसके कारण मैं पहले वाले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जो एक उसका एक आप लिंक करके आप एक कारण देख सकते हैं कि यहाँ क्लाइंट साइड जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बियरिश होके बैठा हुआ है मार्केट के ऊपर। अगर मान लीजिए यहाँ पे जिसको कह लीजिए कि अगर शॉर्ट सेलिंग पे रिस्ट्रिक्शंस कायम रहती हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे होगा क्या कि आप जो है कैश सेगमेंट के अंदर जो आपकी पोजीशंस हैं, आप उन पोजीशंस को उसके अंदर आप कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे। नॉर्मली जो एक रेगुलर इंटरवल है उसके ऊपर प्रॉफिट भी बुक किया जाता है, तो एफआईआईज के लिए ये एक बहुत बड़ी दुविधा होगी कि शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन के कारण अगर वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू भी करते हैं और मार्केट अगर वहाँ से थोड़ा सा नीचे जाती भी है तो वो नीचे वाले मूव का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर वो नीचे वाले मूव का फ़ायदा नहीं उठा पाते तो नॉर्मली वो अपनी कैश सेगमेंट की जो पोजीशंस हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के दौरान उनको जो है स्क्वायर ऑफ करते हैं, ऑफलोड करते हैं, वहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे हमें गिरावट वहाँ पे नहीं देखने को मिलती। तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि यहाँ पे जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं या डीआईआईज जो हैं जो सेलिंग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ पे जब एफआईआईज कैश सेगमेंट में सेलिंग शुरू करेंगे तो डीआईआईज या म्यूचुअल फंड्स जो हैं यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर देंगे। और इसी बेसिस के ऊपर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया में होता क्या है कि अगर 100 लोग एक झूठ को बोलना शुरू कर दें तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं, जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी कहा गया था। मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब एफआईआईज सेलिंग शुरू करेंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और डीआईआईज बाइंग शुरू करेंगे, जिससे मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकती है। ये उन एक्सपर्ट्स का मानना है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। तो आप किस लिए वो ऐसा कह रहे हैं मैं आपको वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मतलब उनका क्या मानना है। तो उस चीज़ को वो अपने रीजंस नहीं बताते, एक्चुअली कोई अपना रीज़न नहीं बताता, क्योंकि वो चाहता नहीं कि आप सीख पाएँ, आप इन चीज़ों को समझ पाएँ, निटी-ग्रिटीज़ को समझ पाएँ। लेकिन मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे जब एफआईआई सेल करना शुरू करेंगे, प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, तब डीआईआईज वहाँ पे बाइंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहीं पिछले साल जो जुलाई अगस्त वाला सिनेरियो रिपीट ना हो जाए, उसकी भी एक संभावना है कि वहाँ पे, क्योंकि अब जो बताया गया है डायरेक्शंस में कि ये अंटिल फर्दर डायरेक्शंस, तो ये कभी भी हो सकता है विड्रॉ हो जाए या कभी भी विड्रॉ ना हो या चुपचाप ये विड्रॉ कर ली जाए, ये शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस। तो इन सब के बारे में अभी सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। टिल फर्दर डायरेक्शन मतलब ये कभी भी इसके बारे में हो सकता है 3 महीने बाद नोटिस आए, 6 महीने बाद आए या कभी भी ना आए, क्योंकि अब यहाँ पे डेट बाउंड नहीं है। पहले क्या होता था कि हम हर महीने हमें पता होता था कि कल एक्सपायर होने वाला है ये जो नोटिस है, तो एक नया नोटिस ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे अब वो जो चक्कर है वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे अब टिल फर्दर डायरेक्शंस है। और इसके अंदर दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि जो बाकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स वगैरह में चेंज किया गया, तो दोस्तों इनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हम केवल यहाँ पे प्रमुख पॉइंट जो कि हमारे काम का है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी पॉइंट्स जो है मार्केट को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं
कर सकते। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो एजेंडा का पॉइंट नंबर 4 है ये भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। यहाँ पे 2-3 सिनेरियो बन रहे हैं, तो उनमें से कौन सा सिनेरियो बन सकता है उसके लिए आपको डेटा पॉइंट्स पे नज़र रखनी पड़ेगी। जो एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी उनका क्या सोचना है मैंने वो भी आपको बता दिया। जो एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी उनको ऐसा लगता है कि पिछले साल जो FIIs के साथ हुआ तो वैसा ही कुछ हो सकता है जुलाई अगस्त के दौरान जैसे उनके साथ हुआ। तो यहाँ पे कोई भी सिनेरियो बन सकता है, सभी सिनेरियोज इस समय हमें ओपन दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं FAQs के ऊपर। जो FAQ मैंने मेंबर्स के लिए यहाँ पे पोस्ट किया था, तो यहाँ पे एक सवाल काफ़ी बार जो मुझसे पूछा गया है जो P नोट्स के बारे में, जो कि मैंने एक अपडेट मेंबर्स के लिए शेयर किया था, बाइंग जो की जा रही है वो P नोट्स के द्वारा की जा रही है। तो कुछ सवाल उसी से संबंधित है, तो आने वाले एक वीडियो में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ये जो आपने लिखा है कि इंक्रीज इन मार्जिन फॉर नॉन FNO स्टॉक, मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ बहुत मेजर इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया कि हम जो है पॉइंट नंबर जो 3 है जिसके अंदर इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन है, हम केवल उसी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद अगला जो सवाल है कि बेस्ट सब्जेक्ट सेलेक्टेड, जी बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप दिसंबर फर्स्ट वीक शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस विल विड्रॉ। भाई आपने लिखा नहीं किस वजह से आपको ऐसा लगता है। हाउ रिस्ट्रिक्शंस ऑन शॉर्ट सेलिंग विल अफेक्ट मार्केट इन लॉन्ग टर्म, भी इसका मैंने पूरा विस्तार से आपको आज के इस वीडियो में बताया। उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा होगा। और यहाँ पे इट विल स्टॉप मार्केट फ्रॉम गोइंग टूवर्ड्स फेयर वैल्यू, देखिए ये हर किसी का अपना अपना इसके बारे में कंक्लूजन है। मैं आपको ऑलरेडी बताया कि अगर शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो ऑब्वियसली वहाँ पे मार्केट को नीचे लेके जाने में कोई भी बड़ा प्लेयर वहाँ पैसे नहीं कमा पाएगा। तो अगर वो पैसे नहीं कमा पाएंगे उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है मार्केट को नीचे लेके जाने का। सर प्लीज़ एक्सप्लेन वाई FII बाइंग हैविली एट सच हायर वैल्यूएशन, भी इसका जवाब आपको मिल गया होगा आज की लाइव स्ट्रीमिंग में। मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया और यहाँ पे FIIs के साथ 2 बार धोखा हो चुका है पिछले 1.5 साल के अंदर। अब यहाँ पे ये सवाल भी इसी से संबंधित है कि वाई FIIs आर बाइंग, तो उम्मीद है कि आपको इसका जवाब भी मिल गया होगा। तो उन्होंने रैली लेट ज्वाइन की, तो अब उनको लगता है कि भी जब तक शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटती हम मार्केट के नीचे जाने में तो हमें प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो क्यों ना फिर हम यहाँ पे जो है मार्केट ऊपर की तरफ है तो वहीं पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे ये जो अगला सवाल है इसका जवाब भी मैंने आज की लाइव स्ट्रीमिंग या ये जो प्रीमियर वीडियो है इसके अंदर दे दिया है। तो P नोट्स के बारे में मैं डेफिनेटली एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। 1 डिटेल्ड वीडियो ऑन गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन मार्केट रैली फर्दर। जी हाँ, देखिए मैं नॉर्मली पॉलिटिकल पर्सन हूँ, मैं पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चर्चा नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर जो भी चर्चा की जाए तो उससे क्या होता है कि वो डिवाइड कर देती है, लोग बट जाते हैं। इसलिए मैं किसी चीज़ के ऊपर कोई अपना पर्सनल कंक्लूजन या किसी भी तरह का कोई कंक्लूजन नहीं देता कि ये सही है गलत है। उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्टेप का, किसी भी मूव का। तो वो आप अगर आप मार्केट के अंदर पॉलिटिकल होके चीज़ों को देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। किसी चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें लग सकता है होगा लेकिन शायद ना हो, किसी का इम्पैक्ट हमें नेगेटिव लग सकता है लेकिन ना हो। तो इसलिए ये सारी सब्जेक्टिव डिस्कशन होती हैं और हर किसी का इसके बारे में अपना अपना पर्सनल व्यू होता है। तो नॉर्मली जो है पॉलिटिकल जो भी पॉइंट होते हैं उसके अंदर आप अपना व्यू खुद बना सकते हैं। आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो विचार हैं ये हर किसी के बायस्ड होते हैं अपने अपने। मैं यहाँ पे बिना बायस के बात करता हूँ और मैं लॉजिकल बात करता हूँ, जो कि जो बायस्ड लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आती या वो उसको पसंद नहीं करते। तो नॉर्मली होता क्या है, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ 99% लोग जो हैं वो बायस्ड होते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे उनके मन में किसी भी तरह का बायस होता है, वो बायस्ड माइंड से काम करते हैं। लेकिन जो 1% लोग हैं जो साइंटिफिकली या लॉजिकल तरीके से बात करते हैं, तो उनकी बातें जो हैं शायद 99% बायस्ड लोग नहीं समझ पाते कि
वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना एक बायस है। अभी अगर आप आज किसी को कहें कि मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट यहाँ होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए, कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो जिन लोगों का बायस ऊपर की तरफ है तो वो आपके ऊपर अटैक कर देंगे। अगर आप कहें कि नहीं मार्केट ऊपर जा सकती है क्योंकि शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस है, तो जिन लोगों का बायस मार्केट के अंदर नीचे की तरफ है तो वो आपके ऊपर अटैक कर देंगे। तो यहाँ पे लॉजिकल बात को सुनने को जो है बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते, इसलिए जो लॉजिक है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप उस लॉजिक के अंदर अपनी बातों को फिट करके अपना कंक्लूजन खुद से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके जितने भी सवाल थे वो आप आज क्लियर हो गए होंगे शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन से संबंधित। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक बटन को आप ज़रूर दबाइएगा, और अगर आप इसी तरह आने वाले समय में जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि जो भी बातें इस वीडियो के अंदर की गई हैं उनके बेसिस के ऊपर आप किसी भी तरह का कोई ट्रेड, निवेश का निर्णय लें, कोई बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर ही किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।